नमस्ते और मैं कल्चरल के इंस्टाग्राम लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे कई सारे सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हमारे ऑडियंस भी अपने सवालों के साथ तैयार है, लेकिन उसके पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन उन्हें देना चाहूंगी बहुत जल्दी से। So Deepika Bhatia is a domestic jewelry seller by the day and a stand-up comedian by the night, who has now gone on to become a full-time stand-up comedian. She started her comedic journey as a show organized exclusively for males, and from then she has gone on to tickle the funny bones of everyone across the country. This conversation is brought to you as a part of the leadership program's capstone project called the Meme Project. The Meme Project is co-created by the seven of us with the guidance of the lab team. It is an online transmedia project, and all of us come with our different diverse academic backgrounds. We are from culture studies, mass media, literature, design, and applied arts, and together we aim at applying all of these disciplines and understanding the nature of memes and use them as a crucial cultural device. तो दीपिका जी का स्वागत और हमें बहुत खुशी है कि यहाँ हो करके उसके पहले मैं एक आपका सवालों के लाइक हमारा ट्रेन रेडी है, बट आप कैसे नहीं मस्त हूँ एकदम। तो दीपिका जी, सबसे पहला सवाल ये था कि स्टैंड अप कॉमेडी जो आप एक कला क्षेत्र में आप हो, आप स्टैंड अप कॉमेडी जैसे जिसे हम गिग इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती, शोज कभी होते हैं कभी नहीं होते, आप ऐसे एक आर्ट फॉर्म को फॉलो करते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं। तो जब आपने स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया, आपके जीवन में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी वजह से क्या क्या बदलाव आए, और जब आपने शुरू किया तो आपको कैसे हुई? मैंने शुरू की एक्सीडेंटली हो गई मेरे मतलब मैंने सोच के नहीं रखा था कि कॉमेडी करूंगी। मैं कुकिंग का काम करती थी। सुबह 4:30 बजे मैं निकलती थी घर से, नालासोपारा से। उस ट्रेन में मैं इमिटेशन ज्वेलरी बेचती थी, जो बैंगल्स वगैरह होते हैं वो बेचते बेचते मैं चल जाती थी। फिर मालाड में आके काम करती थी 7 बजे, 7 से 2 बजे। फिर 2 बजे 2-3 बजे तक हो जाते थे मेरे 5 काम कुकिंग के। फिर उसके बाद मैं मालाड से माल थोड़ा सामान लेती थी, फिर घर पे जाके काम करती थी, पैकिंग करती थी। फिर दूसरा दिन ऐसा मेरा मतलब चालू हो जाता था। फिर एक दिन ऐसा आ गया कि मेरी मैडम है संगीता वैस करके, उन्होंने एक दिन प्रोग्राम अरेंज किया वुमेन्स डे को। वो बोली कि महिला दिन में एक प्रोग्राम रखेंगे, बड़े बड़े लोग, अमीर लोग तो बड़े बड़े फंक्शन रखते हैं, तो भाई लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो आप लोग मतलब हम लोगों को बोली कि तो ड्रामा गाओ, कॉमेडी करो, जो भी करना है आपका टैलेंट दिखाओ। तो मैंने उसमें कॉमेडी किया। तो मेरा कॉमेडी उधर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्टर बैठी थी, उसने सुना, उसको बहुत अच्छा लगा। फिर उसने दूसरे दिन उसके पेपर में न्यूज में छाप दिया। और फिर उसने आदिति मित्तल को बोला कि दीपिका मात्रे को आप मिलो, बहुत फनी है, बहुत जोक्स अच्छे मारती है। और फिर एक दिन आदिति मित्तल मेरे मैडम के घर में आई मिलने के लिए, और फिर बोली कि आप ये काम चालू करो कॉमेडी का, बहुत अच्छा है। मैंने नहीं मैडम, मैंने कॉमेडी का स्टेज भी नहीं कभी देखा, ये तो मेरी लाइन ही नहीं है, मैं घर काम करती हूँ पहले से, मेरे को आदत ही नहीं है। तो बोली नहीं नहीं, आप बहुत फनी हो, मैं आपको आगे लेके जाऊंगी। और फिर उसने ऐसे करते करते फिर मेरा प्रैक्टिस किया, बहुत मतलब आगे बढ़ाया उसने। लेकिन जब भी आपका एक इंटरव्यू था जो मैंने पढ़ा था, जिसमें आपने कहा कि जब आपका पहला वीडियो जो वायरल हुआ, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोगों को वो पसंद आएगा और लोग इतने अच्छे से उसकी करेंगे या उसे अप्रिशिएट करेंगे। तो जब आप अदिति मित्तल जी, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कब आपको लगा था क्या कि आप इस कंट्री के सबसे बड़े से बड़े स्टेजेस पर जाके कॉमेडी परफॉर्म करेंगे? ऐसा मतलब वो जरिए से मैंने देखा ही नहीं था, मैं टाइम पास के लिए उसके साथ जाती थी। मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊंगी। वो मुझे लगता था कि संगीता व्यास की फ्रेंड है आदिति, इसके लिए मैं लड़की लोग को भी बोलती थी कि संगीता व्यास की फ्रेंड है, मैं कॉमेडी करने जाती हूँ स्टेज पर। तो मेरी लड़की लोग भी बोली क्यों जाती है, तेरे को आएगा क्या कुछ, मेरी जाने दो, हंसाने के लिए क्या होता है, दुनिया को हंसा तो रही हूँ। ऐसे करते करते फिर एक दिन मेरी लड़की बोली कि तू आदिति आदिति बोलती है। तो आदिति का उसने वीडियो दिखाया मुझे कि ये आदिति मित्तल के बारे में बोलती है क्या तू? तो मैंने हाँ, यही आदिति मेरे साथ रहती है। तो मुझे तब तक पता नहीं था कि ये आदिति मित्तल इतनी बड़ी कॉमेडियन है, मतलब इतनी मैं सीधी सिंपल हूँ। तो उसके बाद मतलब घर में भी ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा, तब से चालू हो गया मेरा और अच्छे से।
आप आपसे बात करने में हर बार, जितनी भी बार हमने अब तक बात की है आपसे, हमें इतनी खुशी होती है जब हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि आपने ये जो ये पॉजिटिविटी है कि आप दुनिया को इतने पॉजिटिव नजरिए से देखती है, ये बहुत कम कलाकारों में पाई जाती है। और स्टैंड अप कॉमेडी ऐसा है जहाँ पे मैं आपसे बात करने वाली थी, जब मैंने पहली बार आपका वीडियो देखा तब तक मैं स्टैंड अप कॉमेडी को बहुत फॉलो कर रही थी। लेकिन कभी भी जब हम बाई को देखते हैं स्टैंड अप कॉमेडी में, जब बाई ये टॉपिक पर बात होती है, तो कोई बाई पे हाँ स्टैंड अप कॉमेडी स्पूफ वीडियो बनाता है, या कोई बताता है कि कैसे उनकी बाई ने कुछ काम नहीं किया और उनपे वो जोक करते हैं। आपको कहीं तो लगता है कि हमारी जो वर्ग व्यवस्था है, यानी हमारा जो क्लास सिस्टम है या जाति व्यवस्था है, जो कास्ट सिस्टम है, उसमें ये जो बढ़ती दरारें हैं, वहीं से ये आइडियाज आते हैं कि हम बाई से हम ऐसे बात कर सकते हैं या उनपे या किसी प्रकार के हम जोक कर सकते हैं। लेकिन जब आपने ये सब सीखा स्टैंड अप कॉमेडी में आज के वक्त, जब आप इसके बारे में ऐसी सारी चीजें बोली जा रही थी और तब आपने खुद का सेट लिखा तो उनके बारे में आप बोल रही थी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ। तो मैंने स्टार्टिंग में जोक ही मारा था कि मैं पहले आप बाई के बारे में बोलते थे, आज बाई मैं मैडम के बारे में बोलूंगी और आप लोग सुनो। तो मतलब इन लोगों का नजरिया वो अलग है बाई लोग को देखने का, मतलब कम दिखाते हैं बाई लोग को नीचा दिखाना। सबसे पहली शुरुआत जब हम लोग घर में जाते हैं बाई के मैडम के, तभी हम लोगों से ही शुरुआत होती है। पूरा दिन एक दिन समझो बाई ने छुट्टी ली तो इनकी पूरी वाट लग जाती है। तो ये लोग ये नहीं समझते कि बाई भी हमारा एक घर का हिस्सा है, फैमिली मेंबर है। जब हम लोग काम करते हैं तभी अच्छे लगते हैं, खाना बनाएंगे, कुछ मसाज करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है हमको कि हमारी दीपिका हमारी अनीता ऐसे करते रहते हैं। मगर हम ही लोग जब लिफ्ट में जाते हैं, अगर उनके सीट पे बैठते हैं बाहर, तो उनको बहुत तकलीफ होती है, तो उनको बदबू हमारी पसंद नहीं आती। तो ये क्यों हुआ ऐसा, मतलब मुझे बहुत मन में खटकता था। तो मुझे एक ऐसा जरिया मिला कि मैं अपनी भड़ास गुस्सा निकाल सकूं कॉमेडी के जरिए, तो मैं आज निकाल रही हूँ। मतलब इसमें से किसी को मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहती, बस उनकी आंखें खोलना चाहती हूँ बस। और आगे को ना, और मैं आपको सच्ची बताऊं, जब भी मैं आपका कॉमेडी, आपके कॉमेडी वीडियोस में जब देखती हूँ या स्टेज प्रेजेंस में देखती हूँ, और मैं कहीं देखती हूँ कि लोग अपने घर के हाउस वाइफ के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, मैं बस आपका वीडियो उन्हें फॉरवर्ड कर देती हूँ ताकि वो खुद देखे और हाँ वो खुद समझे। बराबर। लेकिन स्टैंड कॉमेडी भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर वायरलिटी को बहुत अहमियत दी जाती है कि कौन सा वीडियो वायरल होता है, कौन फेमस होता है। हाँ और जिस तरह का आप कॉमेडी करते हैं, जब हम पिछली बार बात कर रहे थे आपने बताया कि मैंने मैडम लोग की वाट लगा दी, और ऑडियंस में सारे हम्म, मैडम लोग ही होते हैं आपके लिए। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो ये, जिसे हम सामाजिक व्यंग्य कहते हैं, जिसे हम सटायर कहते हैं इंग्लिश में, आप जो फॉलो करती हैं, और उसमें जो ये सब आपके आसपास के स्टैंड अप कॉमेडियंस बाई के बारे में जैसे बात करते हैं, क्या आपको लगता है हम्म। वायरलिटी और सच्ची एक दूसरे की कम्प्लीटली दूसरे डायरेक्शन में है आज के टाइम पे स्टैंड अप कॉमेडी में? हाँ वायरलिटी अलग है और फेमस होना अलग है। मतलब मैं तो वायरल हो गई, मैंने जोक से ऐसे मारे मैडम के ऊपर कि मैं वायरल होनी ही थी, क्योंकि हमने आज तक देखा नहीं, वीडियो देखी थी स्टैंड अप कॉमेडी के इधर, मतलब थिएटर में कभी गई नहीं, मैं पहली बार गई थी। तो मतलब मैंने यही देखा था कि भाई लोग के ऊपर जोक्स मारते हैं, तो मैं ऐसे पैदा हुई हूँ कि मैं मैडम लोग के ऊपर जोक्स मारूंगी और उनको सुधार के ही रखूंगी। यही मैंने सोच के और ठान के रखा है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप ये बोलते हो, क्योंकि मैंने आपका और एक इंटरव्यू देखा था जहां आपने बोला कि आपका जब सेट खत्म होता है, आप जब परफॉर्म करते हो कहीं पर, तो लोग आके आपको सॉरी बोलते हैं, रोते हैं आपके पास आकर, और हाँ आप बहुत कुछ बोलते हैं उसके बाद। तो आपका उसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आपने जहां भी परफॉर्म किया है तक आपको कैसी लगी? ये सच है कि मैं हर जगह जाती हूँ परफॉर्मेंस करने के लिए, तो वहाँ मुझे मतलब शो खत्म होने के बाद बहुत जन आके मिलते हैं, गले लगाते हैं, बोलते हैं हम लोग ने वही मतलब भाई लोग के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, उनको अलग खाना नहीं देते, अभी हमारे साथ ही चाय देते हैं, नाश्ता देते हैं, मतलब आपने हमारी आंखें खोली, ऐसे बोलते हैं। और मुझे कमेंट्स में भी बहुत आते हैं मेरे वीडियो के नीचे कि हम लोग सुधर गए। कोई बोलते हैं कि एक लड़के ने मुझे कमेंट भेजा था कि मेरी मम्मी बहुत भाई लोग के साथ ऐसा करती थी, तो आपका वीडियो दिखा है, तब से वो अच्छे से मतलब रहने लगी है। ऐसे मतलब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, वो देख के सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि और एक बात जो आपने बहुत बहुत तरीके से बताई है आपके स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस में, वो ये रही है कि सारे equal, लेकिन आपका जो नजरिया की तरफ देखने का, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो आपको कुछ पता कि
था आपके लाइफ में जब आप सुबह उठती थी, आपके बाकी काम करती थी और शाम को स्टैंड अप कॉमेडी शो में परफॉर्म करने जाती थी, और फिर क्या आवाज कट हो रहा है क्या? आवाज कट हो रही है, अभी आपको सुनाई दे रही है? हाँ हाँ अभी दे रही। तो हाँ मैं हाँ कह रही थी कि आपके लाइफ में एक समय ऐसा था जब आप शोज में परफॉर्म करने जाती थी, रात को दिन भर काम करके, दिन भर ट्रेन में हाँ ज्वेलरी बेचकर। तो उस तरह जब आपका वीडियो वायरल हुआ तब आपने आप ही के आसपास के लोगों में क्या चेंजेस देखे? बहुत चेंजेस देखे, मतलब मैडम लोग भी बहुत खुश हो गए मेरे। मैडम लोग के जो फ्रेंड्स थे वो तो थोड़ा नाराज हो गए, बोले ऐसे की जोक्स मारती है, वैसे की जोक्स मारती है। तो मेरे मैडम लोग भी उनको समझाने लगे, वो जोक्स है, उसका काम है, वो क्या किसी को ऐसा मतलब कमपन दिखाने के लिए नहीं कर रही है, उसका काम करे, उसको करने दो। मेरे वाले लोग बहुत अच्छे थे, वो समझाते थे। काफी ऐसे मतलब ट्रेन में जाती थी तो मुझे ज्यादा पहचानने लगे, ऐसा आजू बाजू में भी सब लोग बोलने लगे कि सेलिब्रिटी रहती है हमारे इधर, ऐसा मतलब बहुत नाम हो गया मेरा। और थोड़े रिश्तेदार नाराज हो गए मेरा नाम ज्यादा होने के बाद, उनको जलन हो गई, पता नहीं क्यों। तो आपको ऐसा लगता है कि ये नाराजगी इसलिए भी होती है क्योंकि लोगों का एक सेट तरीका होता है, जैसे वो बाई से बर्ताव करते हैं, जैसे हाउस हेल्प बोलना भी आधे लोगों से, हम अभी अभी हम वो बदलाव देख रहे हैं जहाँ पर कोई मेड नहीं बोलता, हाउस हेल्प बोलता है, या जैसे हम हाँ मराठी में हाँ कहते हाँ हैं बाई बोलते हैं, भाई मदतनीस बोलते हैं। तो वो हाँ बदलाव अभी धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन एक एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी मेरी कि जैसे हम कॉमेडी को सिनेमा में देखते हैं, टीवी पर जब हम कॉमेडी देखते हैं, जब ये मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी दिखाई जाती है उसमें, तो उन सबके पास ये एक रामू काका होता है या एक बाई होती है जिन पर सारे जोक निर्भर होते हैं, जिनके ऊपर हाँ एक ही तरह के रिपीटेटिव जोक इतने सालों से सिनेमा में किए जा रहे हैं। जैसे सारा भाई वर्सेस सारा भाई, मोनिशा को तक माया जी ध्यान से नहीं देखती, तो उनके जो हाँ सहकारी है उनको देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि लोग तो फिल्मों में देखते हैं वैसे ही असली हाँ लाइफ में बर्ताव करते हैं, कि फिल्मों में रामू काका या फिल्मों में बाइक के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है, तो हम भी यही करेंगे हमारी असली जिंदगी में? आपको क्या लगता है उस बारे में? जैसा फिल्म में दिखाते हैं ना वैसे घरों में भी होता है बहुत सारे। मैं जिस बिल्डिंग में काम करती थी उधर 24 घंटे की लड़कियां रहती थी, 18-16 साल की। उनके साथ भी ऐसे गलत गलत व्यवहार करते थे, मतलब पूरा टाइम काम करना, मारना पीटना, बाई लोगों के साथ गलत व्यवहार करते थे। उनको मतलब चाय खाली देनी, इतना सारा दूध पड़ा है तुम लोग के घर में, इतना सा दूध में चाय में दूध डालने को क्या तकलीफ है। मतलब वो दिखावा अलग रहता है पिक्चर में, थोड़ा बहुत बाई को पूछते हैं, असल जिंदगी अलग होती है। वो सब मैंने देखी है खुद से। हम यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कोई बदलाव आए, क्योंकि आपकी आवाज बहुत बुलंद है दीपिका जी। जब आप स्टेज पर आती है और आप बात करती है, पूरा रूम आपको सुनता है, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें, मुझे कहीं तो लगता है कि लोग हंसते भी हैं और 5 मिनट सोचते भी हैं कि हम अब जिस चीज पर हाँ हंसे, यही चीज हम कभी तो अपनी जिंदगी में किसी और के साथ करते थे। बराबर। और हाँ लोगों को हंसाने से ज्यादा लोगों की आंखें खोलना ये बहुत बहुत मुश्किल काम होता है, जो आप बहुत आसानी से कर देती हैं। और हमें बस बहुत खुशी है कि आप जैसे आवाज उठाने वाला कोई तो है, जिन वजह से, जैसे आपने मुझे पहले बताया कि अभी आपके जो मेम साहब है और उनके दोस्त है, वो उनके जो घर के हाउस हेल्प है उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनसे थोड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं, और ये सुन के मुझे हाँ बहुत अच्छा लगा। मेरा एक आखिरी सवाल है, एंड टू द ऑडियंसेस वी आर गोइंग टू ओपन फॉर क्वेश्चन सून, so if you have any questions हाँ please do drop them in the comment section and we will escalate them and ask Deepika ma'am all of these questions. So ma'am, स्टैंड अप कॉमेडी में जब से आप आपको कैसा लगता है क्या कि आपका सच बताने का आपको एक नया जरिया मिला, एक नया स्टेज मिला जहां आप खड़ी रह के अपनी सच्चाई बता सकती है और उससे हाँ लोगों को बता सकती है कि ये रियलिटी है और ऐसा आज भी होता है और ये सिर्फ पिक्चरों में नहीं होता, जैसे अभी आपने बताया? या और एक जगह बन चुकी है जहां आपको अभी भी झगड़ना पड़ता है अपनी आवाज बुलंद करने के लिए या अपना सच अच्छे से लोगों के सामने रखने के लिए? आपको कैसा फील होता है इस बारे में? मुझे बहुत मतलब बहुत बुरा लगता था जब मैं काम करती थी ना बिल्डिंग में। उस बिल्डिंग में मैडम लोग पगार नहीं देते थे किसी किसी को। तो मैं मेरे फ्रेंड्स लोग को ग्रुप बनाया था हम लोग ने कि बोले चलो यूनियन बनाते हैं और आवाज उठाते हैं, कोई मैडम लोग पगार नहीं देती, किसी को पीटते हैं, कोई मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी वो बिल्डिंग में, तो कोई मतलब सपोर्ट नहीं करता है। हम्म।
जिनको पसंद नहीं मुझे वो लोग भी सपोर्ट नहीं करते, बोलते जाने दो। तो हम लोग, मैं अकेली लड़के क्या करूं, इसलिए मैं, मेरे लगता है मैं भगवान ने सुन ली, मैं अकेली लड़ूंगी, साथ में कोई आए ना आए, मैं अकेली लड़ूंगी और आवाज उठाऊंगी। आप और लोग अकेली नहीं आएंगे। है, हम सब आपके साथ है, क्योंकि जब आप मुझे पता है कि आपने अभी ही एक फीचर्ड एड भी किया था जहां आप दिवाली के बारे में एक स्टैंड अप कॉमेडी सेट आपने लिखा था। और वहां भी मैंने जब जब मैं ऑडियंसेस के शॉर्ट्स देखती हूँ ना आपके वीडियो के, या फिर जब हम आपको डेली लाइव परफॉर्म करते हुए देखते हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है ऑडियंसेस के चेहरे देखने में। क्योंकि 1 मिनट के लिए वहां पर जब हंसी होती है, 2 मिनट के लिए सोच होती है कि हम किस बात पर हाँ, हंस रहे हैं, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हम हंसे या हम सोचे। और क्या क्या वही करे। काफी बड़ी बात है। और हाँ कहीं तो मुझे ये भी आपको पूछना था कि ये जो सारे परफॉर्मेंस वेन्यूज हैं, स्टेजेस है, स्टैंड अप कॉमेडी के ग्रुप्स है, कलेक्टिव्स है, ये एक प्रकार का काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी कहीं तो बाई के बारे में जब बात करने की बात आती है, तो उनका एक ही नजरिया होता है कि हम ऐसे ही बात करेंगे, हम एक बाई को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे हमारे स्टैंड अप कॉमेडी शोज में या टीवी में, सिनेमा में। आपको क्या लगता है कि यहाँ कहीं बदलाव की कोई संभावना है? आप क्या सोचते हैं कि लोग क्या बेहतर कर सकते हैं? लोग बेहतर कर सकते हैं, मतलब लोगों का सोचना बदलना चाहिए। बाई जो तुम्हारे घर में आती है, तुम्हारा दिन की शुरुआत वही करती है। एक दिन बाई काम पर नहीं आएगी तो तुम्हारी पूरे दिन की वाट लगती है, फिर इधर ढूंढो उधर ढूंढो, पैसे ज्यादा देके बाई दूसरी मंगाते हैं। तो एक घर का मेंबर समझ के उनके साथ काम करो, व्यवहार करो, और स्टेज पर भी अच्छे से कॉमेडी करो ना बाई लोग के ऊपर। थोड़ी बाई लोग बुरी होती है, काम वाली होती है, अच्छे से तुम्हारे बच्चे लोग के भी साथ मजा मस्ती करते हैं, हम लोग खेलते हैं, उनको खाना पीना देते हैं, तो अच्छे जोक में मार सकते हो लोग बाई लोग के ऊपर। ऐसा नहीं कि बाई है तो बाई के जैसे ही करने का। ऐसा मेरा सोचना है। बट आपने आपकी बेटियों के बारे में बात की थी, तो मुझे उन्हें भी थैंक यू बोलना है, क्योंकि मुझे पता है कि हमने ये इंस्टाग्राम लाइव करने के पीछे कितने सारे टेक्निकल एरर्स किए थे, और उनकी वजह से आप लाइव आ पाई और हमसे बात कर पाई। तो आज आपकी बेटियों को कैसा लगता है जब आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे इंस्टाग्राम पे लाइव जा रहे हो एक ग्रुप के साथ जिनके लिए ही आपने थोड़े समय पहले ऐड की थी, या आपको कैसा फील होता है, कैसा फील होता है उस बारे में? वो लोग को बहुत, मतलब मेरे ऊपर प्राउड फील होता है बच्चे लोग को। मतलब उनके फ्रेंड्स भी बोलते हैं कभी कभी, अरे दीपिका ने हमको फॉलो किया, दीपिका ने हमको ऐड किया इसमें। तो लोग को मतलब बहुत मजा आता है कि दीपिका मात्र है कि हम लोग बेटियां है। तो एक दिन मतलब मेरी बेटी के ऑफिस में भी ये था, शो था, फंक्शन दिवाली में। तो वो लोग बोलने लगे कि दीपिका दीपिका को बुलाएंगे क्या मम्मी को तुम्हारे। तो मेरी बेटियां बोली थी, प्रियंका बड़ी बेटी, तो बोली नहीं मेरी मम्मी ऐसे नहीं जाते, उनको मैनेजर को पूछना पड़ता है और उनकी फीस भी होती है, और ऐसे फ्री में क्या कर दे आती। तो ऐसा मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है। और ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जब मैंने भी आपको पहली बार फोन किया था कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकती है या नहीं, आपकी बेटियों से मेरी बात हुई थी, और उनका जो आपकी तरफ जो एक कॉन्फिडेंस है कि हमारी मम्मी को, जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि स्टैंड अप कॉमेडियन होने के बाद आप आपके कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं जो सब फॉलो करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि आप भी वो पूरे सिस्टम का उसी तरह एक हिस्सा हो, कि जहाँ पर आप आपके रूल्स रखती हो कि ये मुझे एक्सेप्टेड है, ये मुझे नहीं है। उसी तरह आई थिंक ऑडियंस में काफी इंटरेस्टिंग सवाल है जो इसी से लिंक होता है, और कोनिका ये पूछती है कि वर्कर यूनियन का क्या महत्व है, और ये बदलाव जारी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, जैसे अभी आपने मुझे बताया कि आपके बिल्डिंग के सारे लोगों को आपने इकट्ठा करने की कोशिश की जो काम करते थे, जिन्हें सैलरी नहीं मिलती थी। तो आपके हिसाब से डोमेस्टिक वर्कर्स का जो ये ग्रुप है, इनका यूनियन खुद का हो, इसकी कितनी जरूरत है आज के टाइम पे, और ये बदलाव लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर किसी को मतलब हक है अपना, मतलब लड़ने के लिए किसी भी बात के लिए। तो ये भाई लोग है ना डर डर के बैठते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी बात है, यूनियन बनानी ही चाहिए। और मैं सच्ची, मुझे मतलब शब्द नहीं है, क्योंकि हम जब मेरे जैसे लोग या जो बहुत सारे कॉलेजेस में, बड़े बड़े कॉलेज लोग पढ़ते हैं, और हम मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ते हैं, और हम किताब खोल के इतने बड़े बड़े थियोरिस्ट के नाम रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब से जब ये
जानती हूँ कि हमें यूनियनाइज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे बेहद खुशी होती है कि हम जो बोलते हैं जिसे इंग्लिश में ग्रास रूट लेवल पे मूवमेंट होनी चाहिए, उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसकी शुरुआत कई सालों से चल रही है, पर आपकी वजह से वो स्टैंड अप कॉमेडी तक भी पहुंचा है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दूसरा एक काफ़ी दिलचस्प सवाल जो मेरे दिल के बहुत करीब है, की दीपिका जी, हाँ, मुंबईची लाईफलाईन लोकल ट्रेनमध्ये आलेले काही रोमांचक प्रसंग आम्हाला नक्की ऐकायला आवडतील. हिंदी में जिन्हें मराठी नहीं समझ आती, मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन में आपके साथ कुछ हुए ऐसे दिलचस्प या रोमांचक प्रसंगों के बारे में हमें सुनने में बहुत खुशी हुई। मैं जब ट्रेन में जाती थी ना, तो मतलब मेरा सामान ऐसा वैसे थी जैसे मेरे घर के ही लोग हैं। ट्रेन मतलब मेरी हम सफर है। तो मेरी सहेली लोग है, वो अब बहुत खुश होते थे मेरे को देख के। और बाद में मेरा वीडियो वायरल हो गया ना, तो उसके बाद तो और भी खुश होने लगे। तो एक दो जन ने मेरे को टीवी पे भी देखा था, तो वो बोले मेरी मैडम लोग को बताया कि हमारी सहेली है, हमारी सहेली है। तो ऐसे मतलब बहुत लोग खुश होते हैं ट्रेन में मिलने के बाद भी। तो ये जो आपने लोगों में बदलाव देखा कि पहले भी वो आपसे उतने ही रिस्पेक्ट से बात करते थे जितना वीडियो के बाद आपसे बात करते हैं, या सिचुएशन कुछ अलग थी? नहीं, मैं पहले से मजाक मस्ती करती हूँ ना, तो सब वैसे ही मतलब फ्रेंड ही है मेरे, वैसे ही चालू रहता है हमारा। और फोन पे भी मुझे बात बहुत खुशी है कि सारे आपके फ्रेंड होते हैं। सॉरी, आप कुछ कह रहे हैं। हाँ, वही मेरे नाला सफर से चर्चगेट तक बहुत सारे फ्रेंड थे, और वीडियो वायरल होने के बाद और हो गए। और फैन हो गए मेरे ज्यादा करके। ये कितनी अच्छी बात है कि आप जहाँ भी जाती हो आप एक परिवार बना लेती हो, आप एक फैमिली बना लेती हो। हाँ, जैसे आपने हाँ, जब भी हमने अदिति मैम से आपके बारे में सुना है, जब भी हम आपसे बात करते हैं और आप उनके बारे में हमेशा मेंशन करते हो, या जिन्होंने आपके लिए जो स्टैंड अप कॉमेडी का पहला मंच खड़ा करके दिया, जिन्होंने आपको स्टेज पे जाने के लिए प्रोत्साहन दिया, आप उनका नाम हमेशा मेंशन करते हो। और हम ये बहुत बार देखते हैं कि आर्टिस्ट भूल जाते हैं कभी-कभी कि हमने कहाँ शुरुआत की थी, और आप हाँ, इतनी डाउन टू अर्थ है और वहां से आप बताती है कि ये मेरी सच्चाई है और इसी तरह सब होता है। इसके लिए मुझे मुझे बहुत खुशी होती है आपसे जब भी मैं बात करती हूँ। और एक आई थिंक आखिरी सवाल, क्योंकि हम टाइम के थोड़ा करीब जा रहे हैं, तो आदित्य का ये सवाल है कि आपको स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करने के बाद आपके साथ क्या-क्या डिफरेंसेस आपकी ज़िंदगी में आए हैं, लेकिन आज के डेट पे क्या हो रहा है? जैसे आप आज स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में क्या सोचते हो कि जब आपने फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडी शुरू कर दी है? बहुत अच्छा लगता है अभी मुझे। मैं सुबह उठ के पहले काम पर जाती थी, देखती थी, ये सब मेरा मतलब बंद हो गया। अभी मैं खाली कॉमेडी के ऊपर ही फोकस कर रही हूँ। तो मैं ज्यादा करके अभी प्रैक्टिस करती हूँ, लिखती हूँ। मतलब मुझे ज्यादा करके टाइम मिला है कॉमेडी करने के लिए, लिखने के लिए। तो ज्यादा कॉमेडी में बहुत मजा आ रहा है मुझे। और सच्ची टाइम मिलना ये बहुत बहुत बड़ी लग्जरी होती है, जो लग्जरी हाँ, कुछ कम ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और आपने आपके पूरे लाइफ के करियर की इतनी बड़ी शिफ्ट की, जो आप स्टैंड अप कॉमेडी में आप फुल टाइम आए और वहां पर आप फुल टाइम प्रैक्टिस करने लगे। लेकिन आपके फेवरेट कॉमेडियंस कौन है? आपको कोई ऐसे कॉमेडी, इंडियन कॉमेडी में कोई ऐसे लोग हैं जो आपके बहुत फेवरेट एक तो पहले तो आदित्य मित्तल है, बाद में है? जॉनी लीवर है, करुण निवार है। ऐसे बहुत सारे हैं, कादर खान है, बहुत बहुत सारे। आपका और अदिति का रिलेशनशिप मुझे बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि आपका ये टीचर स्टूडेंट का जो नाता है, उसके बाद आप हाँ, आगे जाकर आप एक दूसरे को गाइड करने लगे। और अभी कई तो अदिति भी बोलती है कि उनके कॉमेडी में, उनकी दुनिया को देखने के नजरिए में आपकी वजह से बहुत सारा बदलाव आया है। तो आपको आप एक दोनों हाँ। के relationship के बारे में आपको क्या लगता है? आदिति तो मेरी बाप रे, भगवान के जैसे मुझे मिली। बोलते परी दिखती नहीं ना, वो परी मेरे लिए उतर के जमीन पर आ गई सच्ची में। क्योंकि उसने ऐसे जादू की छड़ी घुमाई और मेरी दुनिया ही बदल गई। तो ऐसे आदित्य मित्तल मेरी फ्रेंड भी है, गॉड फादर भी है, सब है। तो मैं उसके आभार में जिंदगी भर मानूंगी। मतलब एक टीचर होती है ना, खड़ूस टीचर, फिर लाड करने वाली, प्यार करने वाली, प्यारी बहन ऐसे ऐसी, मतलब वो सब गुण उसमें है। मैं अदिति को खड़ूस टीचर के रोल में तो बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। अरे मतलब काम के लिए खड़ूस, काम के लिए खड़ूस, वो तो बाकी है। ऐसा प्यार करेगी ना बाप रे। काम मतलब उस टाइम के लिए खड़ूस, बस बाकी खड़ूस नहीं हो। वो बहुत प्यारी है। बाकी और मतलब खड़ूस बोलना मतलब वो टीचर रहते रहते हैं ना, उस टाइप की खड़ूस, हाँ वो टाइम के लिए बस। बाकी बहुत प्यारी है। और
अभी जो आपने अब आपने अभी आपने मुझे बताया कि आप लिख रही हो, आप नई जोक्स लिख रही हो, आप नए टाइप की स्टैंड अप कॉमेडी लिख रहे हो। तो क्या ये अभी तक हम जिस दीपिका को जानते हैं, जिस दीपिका म्हात्रे को हम स्टेज पे देखते हैं, ये उसी का एक एक्सटेंशन है या आप नए नए स्टाइल्स में जाने की भी कोशिश कर रहे हो? नहीं, मेरे ज्यादा करके मतलब जो है, हाँ, मैडम लोग के ऊपर ही है, फिर हस्बैंड लोग के ऊपर है। वो काम करते नहीं, भाई औरत लोग को सताते मारते पीटते हैं, वो लोग के ऊपर ज्यादा करके जोक मारती हूँ मैं। और मैं बहुत ऐसी थी, मतलब काम पर भी जाती थी ना, वहां मैं भाई लोग को भी बोलती थी कि तुम वहाँ मार मत खाना, पगार खाते हैं ना भाई लोग का, कोई कोई आदमी लोग, तो वो लोग को मैं बहुत सिखाती थी। ट्रेन में भी मैं सिखाती थी औरत लोग को कि तुम लोग धाड़स करो, आदमी को मारो पीटो, फिर वो लोग सुधर जाएंगे, और सुधर भी गए थे बहुत जन। मैं सच्ची इस सेट का बहुत इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारे आसपास अब कोविड-19 चल रहा है, जहाँ पर हमें डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करना उतना ही जरूरी हो गया है जितना हम सेफ्टी के बारे में, सैनिटाइजेशन के बारे में बात करते हैं, कि कितने तो लोग आज भी अपने अब्यूजर्स के साथ उनके घर में फंसे हुए हैं। हमारे कई सारे पार्टनर्स बहुत एक्टिवली इस डोमेस्टिक अब्यूज के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आपने जब बताया कि आप इस पर कॉमेडी लिख रही हो, क्योंकि ये एक इश्यू है जो बहुत सेंसिटिव है। इस पर कॉमेडी करना उसके लिए भी अलग टाइप का, जैसे आपने बताया, धाड़स लगता है, उसके बाद ही उसके आगे आप सोच सकते हो। लेकिन कोविड-19 में आपके jokes में कुछ बदलाव आया है कि कोविड-19 की वजह से अभी आप स्टैंड अप शोज तो फिलहाल हो नहीं रहे, तो क्या आप नए जो लिखने को टाइम मिल रहा है, उसके अलावा आप ये जो आसपास हो रहा है उसका कला पे कुछ असर पड़ रहा है? हाँ, कला पे असर तो पड़ रहा है, सब जगह मतलब बंद है, तो कोई कोई लाइव जाके परफॉर्मेंस करते हैं जो कॉमेडियन है, मतलब लाइव जाके सब लोग कर रहे हैं। मैं घर में प्रैक्टिस वगैरह करती हूँ, लिखती हूँ। और कोविड वायरस है ना, उससे थोड़ा बहुत संभालने के लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब घर में ही रहकर सुरक्षित रहो। इससे अच्छा अपना मतलब अपने आप को संभालो, बाहर मत जाना, घर में रहना, घर में काम काज करो, बाकी सरकार संभाल रही है। और लोग अब कमेंट्स में पूछ रहे हैं आपको कि आप लाइव शो इंस्टाग्राम पे करने के बारे में आपका क्या विचार है? आप कभी जल्दी ही लाइव शो हमारे करोगे? लाइव जोक्स नहीं कर सकते, मेरे वीडियो बनने वाले हैं ना, इसके लिए मैं नए जोक्स नहीं बाहर निकलती, वो छोटे रहते हैं ऐसे। हाँ। और एक हमारे पास थोड़ा ही टाइम बचा है, हम एक या दो और सवाल पूछ सकते हैं। आपको कोलिनिका ने पूछा है कि कॉमेडी सीन में आपको कभी कोई क्लास बायस या क्लासिज्म दिखता है क्या? यानी वर्ग व्यवस्था में, या कोई ऊंची जात का, कोई नीची जात का, या कोई ऊंचे वर्ग का, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, क्या ये आपको कभी स्टैंड अप कॉमेडी में नजर आया है, या कभी आप उसके आसपास कभी आया है? नहीं नहीं, कभी नहीं आया। बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं बच्चे लोग मुझे, बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं, तो कभी मतलब कुछ मालूम नहीं है तो वो लोग बताते हैं, कभी ऐसा ऊंच नीच के भाव कभी नहीं आया, संभाल के लेते हैं सब लोग, बहुत अच्छे हैं। ये आप जब बताती हो कि आप ये बच्चों को ये बच्चे आपको अच्छे से संभाल के लेते हैं, तो स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत बार ये जो पूरा ग्रुप ऑफ पीपल है, ये सारे बहुत यंग लोग हैं, जैसे आपने ही पहले कहा था। तो कभी आपको आउट ऑफ प्लेस फील हुआ है क्या कि मैं अलग हूँ, या मुझे कोई कभी अलग बर्ताव कर रहा है, या ये सभी एक फैमिली की तरह ही रहते हैं आपके साथ? नहीं नहीं, सब फैमिली की तरह ही रहते थे मेरे साथ, अभी भी रहते हैं। कभी मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप बड़े हो, मतलब इज्जत तो बहुत देते हैं, अच्छे से बर्ताव करते, बाकी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, संभाल के लेते जाते करके। मुझे ये तो एक्चुअली क्रेडिट मैं आपको ही दूंगी, क्योंकि आप जहाँ जाती हो आप एक फैमिली तैयार कर लेती हो, और आज जब आप हमारे आई तो हमारी अलग फैमिली, अलग एक बॉन्डिंग तैयार हुई, क्योंकि हमने जब ये प्रैक्टिस किया तब इतने सारे अच्छी चीजें थी बात करने के लिए, कि हम यही सोच रहे थे कि लाइव में कितना कुछ हम डिस्कस करें, क्या कुछ हम बाद में आपके वीडियोस के लिए बचा कर रखें। तो एक सवाल आपके लिए ये आया है कि एक स्त्री का दर्द हम हमेशा देखते हैं, आपके अनुसार एक स्त्री की हंसी क्या है, या उसकी खुशी? उसकी हंसी क्या है, खुशी क्या है, दुख क्या है, मुझे ज्यादा मालूम है, क्योंकि मैं इतनी तकलीफ में रहती थी, मगर घर के बाहर निकल के मैं सब भूल जाती थी। मतलब कभी कभी हमारे घर में खाना भी नहीं बनता था। एक टाइम ऐसा था कि एक भाड़ा देने 4-5 महीने हो गए, भाड़ा नहीं गया था मेरा, तो रूम वाले ने उसके रिश्तेदारों को लाके घर में बिठाया। वो बोला कि हम लोग हटेंगे ही नहीं, हम भाड़ा नहीं देंगे, तो फिर रूम खाली करो। फिर हमसे तो रूम ही खाली करवाया,
फिर ऐसे करके फिर मैं मेरी बहन के घर में रहने लगी। मतलब दुख बहुत होता है मगर मैं दिखाती नहीं। और यही वाह। एक राज है कि इसको भूलना चाहिए, बाहर निकल के सब भूल जाना चाहिए, अपने काम में लगे रहे हो, फिर भगवान देखता है सब आपके काम में। आप, मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि आपकी पॉजिटिविटी पे मुझे बहुत नाज है और आप इतनी पॉजिटिव हो कि आपके आसपास के सभी लोगों को आप पॉजिटिविटी देती हो। बट ये उसी तरह का हो गया जैसे हम बोलते हैं कि कोई बारिश में चलता है ताकि उनके आंसू नजर ना आए, इतना क्लीशे, हाँ इतनी एक क्लीशे बात होती है। लेकिन आप, हम कभी ये नहीं सोचते कि जो हमें हंसाते हैं उनके जिंदगी में कितने दुख होते हैं जिनमें वो हंसी ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वहां से आगे उनका कॉमेडी का जो जरिया है वो शुरू होता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, क्योंकि मैं नहीं इमेजिन कर सकती, मैं आज आपको ऐसे नहीं बता सकती कि मैं समझती हूँ आपका दुख क्या है, क्योंकि हम नहीं समझते। हर किसी का अपना दुख, अपना दर्द अलग होता है। और हम ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक कंधा है जिस पर आप आपका सर रख सकते हो, एक कान है जिससे हम आपके प्रॉब्लम सुन सकते हैं, और एक दिल है जिससे हम समझ सकते हैं। लेकिन उसके आगे अपनी प्रॉब्लम से जूझना, ये बहुत स्ट्रांग इंसान का लक्षण होता है। और आपने जिंदगी में इतना आगे आके अपने करियर को पूरी शिफ्ट कर लिया। आपने एक नया आर्ट फॉर्म उठाया जिसमें प्रैक्टिस उतनी ही लगती है। बहुत लोग इसकी बात नहीं करते कि स्टैंड अप कॉमेडी में प्रैक्टिस की कितनी जरूरत होती है, आपकी स्टेज प्रेजेंस को आपको कितना देखना होता है, कितना ध्यान रखना होता है और उसको परखना होता है। तो उसके लिए आपने जो इतना सब हमारे लिए किया है, जब आप सारे यूनिवर्सली सारे भाइयों के बारे में जब आप बात करते हो तो हमें एक हमदर्दी सी महसूस होती है, लेकिन हमें ये भी लगता है कि शायद आसपास हमें भी खुद देखना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग अपने हाउस हेल्प के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। और अगर हम आवाज ना उठा पाए तो एटलीस्ट आपका वीडियो तो हमें पक्का उन्हें फॉरवर्ड करना चाहिए, ताकि वो खुद देखे और खुद समझे कि वो लोगों से कैसे बात कर बराबर। रहे हैं।